समाजवादी पार्टी की तरफ से ये है कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद मुसलसल मालेगांव शहर को टारगेट किया जा रहा है और अलग अलग नाम से, कभी लैंड जिहाद, कभी ओड जिहाद, कभी कोई और मामला लेकर आ जाते। अभी जो है बीजेपी के किरीट सोमैया जो मुसलसल मालेगांव आ रहे हैं, आगे भी आने वाले हैं, ऐसा हम सुन रहे हैं, जो ये बोलते हैं कि मालेगांव शहर में 1500 बांग्लादेशी रहते हैं जिन्होंने जन्म दाखिला नून करवाया। उन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया जाता। ये सवाल सिर्फ मालेगांव सेंट्रल के लिए नहीं है, ये पूरे मालेगांव शहर के लिए है। और मालेगांव शहर सिर्फ सेंट्रल से नहीं है, मालेगांव आउटर से भी है। ये हमारा शहर है और हम असेंबली इलेक्शन के बाद से इसलिए भी खामोश थे कि हम चाहते थे जिन्हें लाखों वोट मिली है वो कहीं ना कहीं मालेगांव शहर की नुमाइंदगी असेंबली में या उस लेवल पर करेंगे कि जो छवि खराब हो रही है मालेगांव शहर की उसे दुरुस्त किया जाए। मुसलसल झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। कल एक किरीट सोमैया ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उसमें जिन लोगों के नाम लिए गए कि इनके डॉक्यूमेंट जो बनाए गए वो इलीगल है, गलत डॉक्यूमेंट बनाए गए, उनके नाम जब लिए गए तो वो लोग हमारे कांटेक्ट में आए। उसमें नजमा बानो, अब्दुल शकूर, शबाना बानो, सलीम शेख, जावेद अहमद, फरीदा बानो, हनीफ अहमद, ऐसे कई लोगों के नाम लिए गए और ये कहा गया कि ये सब बांग्लादेशी है और इन सबको बांग्लादेश भेज दिया जाए। हो ऐसा है कि मालेगांव शहर कभी भी, यहाँ सब कुछ हो सकता, मगर कोई बांग्लादेश, पाकिस्तान यहाँ से आकर बसेगा, ये शहर उनको बसाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी और स्टेट में भी। अगर हजारों किलोमीटर से लोग आ जा रहे हैं तो उनकी एजेंसियां क्या करती हैं? सवाल मालेगांव शहर आउटर में शिवसेना के एमएलए हैं जो 10 साल से मंत्री हैं, क्या उनके रहते हुए मालेगांव शहर में इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर से आ सकते हैं क्या? ये बिल्कुल झूठे इल्ज़ाम है। इससे सिर्फ हम आज जो हमारे मंत्री हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि छवि पूरे शहर की खराब हो रही है तो उन्होंने भी इसमें बोलना चाहिए कि ये इल्ज़ामात गलत हैं। और जो एक नाम बार बार बोला गया कि सलीम शेख, ये नौसारी गुजरात के, इनका आधार कार्ड है। ये बात सच है कि ये आदमी 17 साल पहले मालेगांव शहर में ये फैमिली रहती थी और कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको हक दिया है कि वो हिंदुस्तान में किसी भी शहर में जाकर बस सकते हैं। तो वो आज नौसारी में 17 साल से रह रहे हैं। तो अगर वो जन्म दाखिले की उनके बच्चों को ज़रूरत पड़ी तो अगर यहाँ पर हैं, उन्होंने उनका पासपोर्ट दिया जिसमें जन्म मालेगांव लिखा है, उन्होंने दूसरे कई डॉक्यूमेंट दिए, आधार कार्ड जिसमें जन्म मालेगांव लिखा है। दिखती बात है अगर वो नवसारी में रह रहे हैं तो अगर उनको आज जन्म दाखिले की ज़रूरत पड़ी है तो वो मालेगांव आएंगे। हमारे भी बहुत से लोग जो यूपी में रहते हैं, खानदेश में रहते हैं, मराठवाड़ा में रहते हैं, अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो पाचोरा से भी कुछ लोगों ने जन्म दाखिला बना कर लाया। यूपी भी लोग गए जन्म दाखिला बनाने। जो आंकड़े दिए गए, इस तरीके से आंकड़े पेश किए जा रहे हैं कि बाहर नासिक में एक मेरा दोस्त रहता था, उसको भी लगा कि मालेगांव शहर में 1500 जन्म दाखिले कैसे बन गए। सच बात यह है कि मालेगांव शहर में जब जनवरी 2019 में नया नोटिफिकेशन केंद्र सरकार का आया कि जन्म दाखिला तहसील से एफिडेविट करके महानगर पालिका को दिया जाएगा, उससे पहले ये प्रोसेस कोर्ट से किया जाता था। हमारा सिर्फ ये बोलना था कि जब नया आया, ये 6 महीने का डॉक्यूमेंट नहीं है, उस वक्त तहसीलदार ने 8 महीना, लगभग साल भर किसी के नए डॉक्यूमेंट नहीं बनाए, तो सब पेंडिंग थे। वो एक साथ ये 4-6 महीने में रिलीज हुए। हाँ, मालेगांव शहर इसलिए ज़्यादा बेदार हो जाता कि एनआरसी और सीएए का जब मामला आया तो उस वक्त से कोई भी बीजेपी का लीडर हमेशा कोई ना कोई ऐसी विवादित बात बोलता है जिसकी वजह से लोगों में डर और खौफ का माहौल बनता, तो लोग अपना डॉक्यूमेंट सही करने के लिए जाते। और एक बड़ी वजह डॉक्यूमेंट बनाने की ये है कि
उस वक्त जब लोग एडमिशन लेते थे, मेरा खुद का 1 जून 1981 है, तो ज़्यादातर 1 जून ये सबको पता है, हर जगह का ये मामला है कि स्कूल में दाखिला लिए 1 जून बना लिया गया सर्टिफिकेट। अब जब एलसी बन गया और जन्म दाखिले की ज़रूरत पड़ी, तो वो जब कारपोरेशन में अरीजा देते हैं 1/6 की अर्जी से, तो उनकी जन्म तारीख कभी दूसरी रहती है, तो उसकी वजह से वो नहीं मिल पाता। ये भी एक वजह है बड़ी तादाद में जन्म दाखिला बनने की। सही बात यह है कि उनके बहुत से लोगों का नोंद होता है, मगर वो तारीख नहीं ध्यान होती। ए, उसके बाद इंक्वायरी करके 26 जून तक 26 जनवरी से पहले पहले ये लोगों में बताया जाए कि ये सारे इल्ज़ामात गलत हैं, इनकी ही सरकार है, इनके ही लोग हैं। ये ऐसा कैसे मुमकिन है, कोई डॉक्यूमेंट ऐसे बनाएंगे जो गलत हो? ये मुमकिन ही नहीं है मालेगांव जैसे शहर में। उसके बाद और जिहाद की बात मुसलसल बोली जाती, जबकि हमने खुद देखा कि पिछला इलेक्शन जो कुणाल पाटिल कांग्रेस से हारे थे, वो 2,27,000 वोट से हारे थे। उस वक्त भी मालेगांव शहर में बीजेपी को 5,000 कुछ वोट थी। इस बार बीजेपी को सिर्फ 810 वोट मालेगांव से कम मिली। बाकी हमेशा बीजेपी को मालेगांव शहर में यही वोट मिली। 2,27,000 की लीड भामरे की थी, सुभाष भामरे जी की, और आज जो है 70,000 वोट मालेगांव शहर में ज़्यादा मिली थी 2019 के बनिस्बत कांग्रेस पार्टी को। उसकी वजह थी वोट भी बढ़ी थी, कुछ परसेंटेज भी बढ़ा। तो ये तो इलेक्शन कमीशन हर वक्त बोलता है परसेंटेज बढ़ाओ, परसेंटेज बढ़ाओ, तो परसेंटेज भी बढ़ा, मगर पांचों हल्के में अगर सिर्फ 70,000 वोट से चुन के आने की बात होती, तो कभी भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार इस हल्के में चुन के नहीं आ सकता था। पांचों हल्के में बीजेपी की वोट कम हुई है, इसलिए इस मर्तबा कांग्रेस पार्टी का की बात बोलना और इस असेंबली इलेक्शन से कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले लगभग, उस एफआईआर में ये बोला गया कि कुछ पैसे मालेगांव शहर में आए कुछ लोगों के अकाउंट में। सही बात यह है कि वो कोई भी जिहाद का ताल्लुक उससे नहीं था। गुजरात के बहुत से लोग उसमें शामिल हैं, और मैं खुद हम ये मानते हैं कि किरीट सोमैया का ताल्लुक भी गुजरात से है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंक्वायरी को कोई दूसरी तरफ ले जाने के लिए बार बार बोला जा रहा हो, क्योंकि जो छावनी में एफआईआर हुई थी, जिन लोगों के नाम आए थे, जिन लोगों के अकाउंट में पैसे आए थे, आप सिर्फ उनके नाम सुन लीजिए। उन्होंने एक अपनी कंपनी बनाई थी, अलग अलग कंपनी के नाम से 11-12 अकाउंट खोले गए, जिसमें गणेश लोटन मिसाड़, प्रतीक पोपट जाधव, मनोज गोरख मिसड़, जयस लोटन मिसड़, राहुल गोविंद काड़े, राजेंद्र कुमार, धनराज देवीदास बच्छाव, ललित नानाजी मोरे, पवन पोपट जाधव, दिवाकर कैलाश घुमरे, दत्तात्रेय कैलाश उसीरे, ये लोगों के अकाउंट में करोड़ों से पैसा आया। हम ये नहीं मानते कि ये कोई इनका कोई मकसद कोई आतंकवादी या इस तरह का था, इनको कोई लालच दिया गया होगा, क्योंकि ये शहर, निहाल साहब बोलते थे, लोभी गांव में लबाड़ भूखा नहीं मरता। बस ये शहर की सबसे खराब बात ये है कि यहाँ पर कुछ लोभी लोग, अपने कुछ लबाड़ लोगों की वजह से ये शहर बदनाम होता है, बाकी दूसरी कोई वजह नहीं है। आप सोचो, अगर ये सारे नाम मुस्लिम होते तो क्या होता? उनको जेल में डाल दिया जाता और कई तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते। हम ये नहीं बोलते कि इनको जेल में डाल दिया जाए, मगर चौकसी होना चाहिए। जब एटीएस चौकसी कर रही, ईडी चौकसी कर रही है,
उसके बाद पुलिस स्टेशन मालेगांव के पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर हुई है, वो चौकसी कर रहे हैं। तो बीजेपी की खुद की सरकार है, तो क्या उनको अपनी एजेंसियों पे भरोसा नहीं है जो मुसलसल इल्जामात लगा रहे हैं? जबकि होना ये चाहिए कि एजेंसियों पे भरोसा करना चाहिए। हम भी एजेंसियों पे भरोसा कर रहे हैं कि सच्चाई हर हाल में सामने आएंगी, मगर इन सब बातों को लेकर मालेगांव शहर में जो हालात बनाए जा रहे हैं, तहसीलदार पर इल्जाम, पुलिस डिपार्टमेंट पर इल्जाम, यानी ऐसा लगता है कि ये सब लोग गैर कानूनी काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज रुकना चाहिए, इन बातों पर रोक लगना चाहिए और ताकत से इन सब बातों की मुखालफत होना चाहिए। इसीलिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि जो पेश किया जा रहा है वो सच सच नहीं है, सच कुछ और है, और पेश इस तरह से किया जा रहा है कि मालेगांव की छवि खराब हो। आज जो है तहसील और प्रांत में जो एफिडेविट होते थे वो बंद कर दिए गए, नए एफिडेविट लिए। किसका नुकसान हो रहा है? शहरियान का नुकसान हो रहा है। मगर इस पर कोई ताकत से, जिनको नुमाइंदगी दी गई है, वो कोई ताकत से विरोध नहीं करते, ना ही ताकत से पेपर के साथ असेंबली हॉल में अगर कोई बात बोली जा रही है तो आप अपनी सफाई में पेपर के साथ वहां पर बात रखिए। हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ रखे हैं। हमने शोभाताई बच्चाओं को भी यहाँ बुलाया था, मगर उन्होंने कल लेटर भेजा कि कोई वजह से वो आज एक दिन पहले प्रेस कर चली गई। मगर ये बात हम मानते हैं कि जब तक हम इस शहर में लीडरान को जगाते नहीं हैं, समाजवादी के लोग, उस वक्त तक लीडरान जागते नहीं हैं। तो लीडरान को भी जगाने का काम हमारा ही है और शहरियान को भी जगाने का काम हमारा ही है। मुझे तड़ीपार की नोटिस दी गई, जो कि बिल्कुल गलत नोटिस थी। मेरे ऊपर कभी कोई क्रिमिनल केस नहीं हुआ, आज तक मैंने किसी को एक तमाचा नहीं मारा, ना हमारा कोई गैर कानूनी कारोबार है। मालेगांव शहर में कौन सी सियासी पार्टी का क्या है उस पर मुझे बहस में नहीं जाना है, मगर ये पूरा शहर जानता है, डिपार्टमेंट जानता है कि हम ना दो नंबरी कारोबार करते हैं, ना हमारा कोई क्रिमिनल कोई काम काज है। हम सिर्फ और सिर्फ अगर करते हैं तो लोगों की सेवा के लिए जो काम होना चाहिए और जमहूरियत ने जो हमको हक दिया है उस पर ही हम हमेशा बात करते हैं। और उसके लिए अगर हम पर सियासी केस होता है तो ये एक आंदोलन और तहरीकी शहर में ये चीज़ें हमेशा से होती रही है। मगर मुझे अकेले को बार बार टारगेट करता है डिपार्टमेंट, और ये चाहता है कि हम कुछ बोले ना, हम खामोश रहें। जबकि आप देखेंगे इस हिस्से के कुछ लोग जो मुसलसल मालेगांव शहर के हालात खराब करने की तरफ जाते हैं, उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं करती। शिवाजी महाराज मुजस्समे पर जब सिविल हॉस्पिटल इस तरफ शिफ्ट करने की बात आई कुछ डिपार्टमेंट को, तो हमने एक आंदोलन किया। हमारे पास उस वक्त परमिशन था, उसके बाद भी पुलिस ने मुझ पर केस की। और जो लोग आकर वहां पर धतिंग किए, चिरंजीव सामंत, श्याम देवरे, योगेश गौली, अमन परदेसी, ललित गोरस, अक्षय वाघ, ये लोग हमेशा से अलग अलग नाम से, कभी सकल हिंदू समाज, कभी कोई और तंजीम के नाम से, इस तरह के हालात पैदा करते हैं कि शहर का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। हमने कभी ऐसे कोई हालात पैदा नहीं किए कि शहर का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। हम हमेशा अमन और शांति के साथ ही हमारी तहरीक चलाते हैं, मगर उसके बाद भी मुसलसल हमको ही दबाया जाता। वो इसलिए भी मुझे लगता है कि जो मालेगांव शहर की छवि खराब हो रही है, तो अगर कोई इसमें ताकत से बोल सकता है तो वो समाजवादी के लोग ही बोल सकते हैं। इसलिए इनका मुंह बंद कर दिया जाए। बाकी तो इस शहर में जो नुमाइंदे और जो लीडरी कर रहे हैं वो सब गूंगे हैं, वो कभी फिरका परस्तों के खिलाफ डट कर बोलने की ताकत नहीं रखते। हम हमेशा फिरका परस्तों के खिलाफ डट कर बोलते हैं। हम वाहिद ऐसी मालेगांव शहर में पार्टी थी जो असेंबली इलेक्शन में कभी मजहबी नारे नहीं लगाए। हमने हमेशा सेकुलर मुल्क में सेकुलर तरीके से इलेक्शन लड़ा। हमें यहाँ तक बोला गया कि लोग अब मजहब का इस्तेमाल दोनों तरफ करने लगे हैं, तो भी हमने यही कहा कि अगर हमको वोट नहीं भी मिलेंगी तो भी चलेगा, मगर हमारे सियासी स्टेज से कभी मजहबी नारे या मजहब के नाम पर वोट लेने की हम कोशिश नहीं करेंगे। इस तरह की विचारधारा रखने वाले लोगों को अगर तड़ी पार करने की कोशिश की जा रही है
तो ये शहरियान के सामने एक सोचने का सवाल है कि एक वाहिद पार्टी जो सेकुलर निहाल साहब के वक्त से वो मालेगांव आउटर के लोग हो, आज जो भी लोग इधर भी लीडरी या मेंबरी करते हैं वो सब निहाल साहब की कॉलेज में पढ़कर सियासत में आए हैं। आज वो लोग काम काज करते हैं। ऐसा नहीं है कि निहाल साहब ने सिर्फ उस हिस्से के लिए नुमाइंदगी की, निहाल साहब ने हमेशा इस हिस्से के लिए भी नुमाइंदगी की। इसलिए अगर इस हिस्से के लीडर आज बहुत बड़े हो गए हैं तो उनका भी काम है कि उस हिस्से के लिए भी कोशिश की जाए, उस हिस्से के लिए भी कुछ किया जाए। जो शहर की छवि अगर मालेगांव के नाम से खराब होंगी तो इसमें सभी लोगों की छवि खराब होंगी, और जो मैसेज जा रहा है मुल्क भर में वो गलत मैसेज जा रहा है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी हम अबू आसिम आज़मी साहब जो हमारे लीडर हैं उनसे भी बात किए हैं कि नेशनल मीडिया में मुंबई में प्रेस वालों को बुलाया जाए और सारे डॉक्यूमेंट के साथ बताया जाए कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। निहाल साहब के ताल्लुक से आपने कहा कि निहाल साहब कॉलेज थे, ऐसा लगता है कि या ऐसा है कि वो यूनिवर्सिटी थी और माजी में निहाल साहब ने फिरका परस्तों के खिलाफ ऐसी तहरीक चलाई कि उनको तड़ी पार करना पड़ा। तो आप आज क्या करेंगे कि ऐसा कुछ हो जाए? देखो, आज ऐसा है कि ये सारी चीज शहर जिसको ताकत देता है, उस वक्त निहाल साहब को ताकत दी गई तो निहाल साहब ने तहरीक चलाई। हमको ताकत नहीं भी शहर ने दिया तो भी हम शहर के लिए कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे। मगर फर्क सोचने का ये है कि जब निहाल साहब को शहर ने ताकत दी तो उन्होंने फिरका परस्तों को तड़ी पार किया, मगर आज शहर जिनको ताकत दे रहा है वो क्या कर रहे हैं ये उनको सोचने की जरूरत है। 26 जनवरी तक अगर ये मामले में पूरी इंक्वायरी करके अवामी तौर पर महानगर पालिका या तहसीलदार सही और झूठ को लोगों के दरमियान नहीं लाएंगी तो 26 जनवरी के बाद हम इस मामले में तहरीक चलाएंगे। आपके पास ताकत नहीं है आज अवामी सतह पे, तो एक कानून का रास्ता खुला है आपके पास, तो कानून की मालूमात भी बहुत है, पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। तारीख आपकी पीछे की रही है कि आपने कई पीआईएल दाखिल किए। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें हमने वकीलों से मशवरा भी किया, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें इंक्वायरी में है तो हम भी चाहते हैं, हम सियासी भी है और कानूनी भी है। सियासी ताकत का सवाल ऐसा है कि लोग आज भी अगर किसी की तरफ देखते हैं कि शहर में अगर कुछ हो रहा है और कोई इसको सही कर सकता है तो हमारी ही तरफ देखते हैं। तो हम तहरीकी रास्ता भी अपनाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो कानूनी रास्ता भी अपनाएंगे। ये जो बांग्लादेशी का इल्ज़ाम लगा है इस पर हम हर हाल में, अगर मामला साफ नहीं हुआ तो हम हर हाल में इसमें कानूनी रास्ता क्या होगा उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि ये बोला जाता है, मैं कल किरीट सोमैया का बयान सुन रहा था कि आसाम, झारखंड, बंगाल वहाँ के एजेंट मालेगांव में घूम रहे हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है, बिला वजह की बातें बोली जा रही है और ये सब चीज़ें खत्म होना चाहिए। सिर्फ अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए ये सब इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इसलिए जब ज़रूरत पड़ेगी हम दोनों रास्ता अपनाएंगे। मगर कोई हमको तड़ी पार की नोटिस दे देगा तो हम डर जाएंगे उसमें कि हम कभी नहीं है, ना हम कल डरे थे ना हम आज डरने वाले हैं। किरीट सोमैया ने कहा कि एक महीने में 1500 दाखिले, ऐसी क्या वजह है कि 1500 लोगों ने मैंने दाखिले बनाने के लिए अर्जी दिया एक ही वक्त में? नहीं, तो वो ये शक की सुई जो है ना, उन्होंने जो जिसका इजहार किया कि भाई 1500 दाखिले, इससे पहले भी हुआ है, एक महीने में मालेगांव शहर में 3-3 हजार दाखिले बने उसको ये, लेकिन ये 1500 दाखिले क्यों बन गए? क्या लोगों ने अभी तक के दाखिले बनाए नहीं है? लोगों के पास में दाखिले है नहीं मालेगांव में, ये भी तो एक वजह हो सकती है ना उनके शक की। देखो, बात ऐसी है कि एक महीने में वो बात आधी बता रहे। जनवरी 2023 में नया कानून आया कि तहसील से एफिडेविट करके महानगर पालिका में देना है। आज जनवरी 2025 में हम बैठे हैं, 2 साल का वक्फा है। लोगों ने अरीजा देते रहे, बहुत से अरीजे, जब कोर्ट का मामला था वो वकील फीस ये वो, जब लोगों को लगा कि इस तरह का कानून आने वाला है तो लोग रुक गए। दिए जा रहे हैं, अरीजे पेंडिंग रखे थे
अलग अलग इलेक्शन का वक्त था, पार्लियामेंट का इलेक्शन था, दूसरे कई वजह बता के, क्योंकि मैं खुद भी तहसील में एक दो मामले में पूछने गया तो बोले अभी ये इलेक्शन है, फिर असेंबली की तैयारी है, तो सब पेंडिंग किए गए थे। वो सारे पेंडिंग काम, बहुत से सरकारी दफ्तर में ऐसा होता है कि अभी आप देखेंगे 65 साल का जो योजना है बेवा फंड, इसके अरीजे एक साथ मंजूर होते, अरीजे 4-6 महीने से दिए जाते, मगर मंजूर एक साथ होते, 500 के 500, 700, 800 की तादाद में मंजूरी मिलती, कुछ लोगों का नहीं मंजूरी मिलती। मगर अब उसको हम ये थोड़ी बोलेंगे कि ये 15 दिन में सब हो गए, ये तो सरकारी डिपार्टमेंट का मामला है कि वो पेंडिंग करते जाते, पेंडिंग करते जाते, तो ये 1 महीने में बने हुए डॉक्यूमेंट नहीं है, 2 साल के डॉक्यूमेंट है, 1500। इलेक्शन की वजह से वो लोग लेट करते गए, तो इसमें आम लोग जो अरीजा दिए उनकी क्या गलती है? मैं क्या बोला कि उसको पेश इस तरह किया जा रहा है कि 1 महीने में बन गए, रियल में वो 1 महीने के डॉक्यूमेंट नहीं है। पहले ऐसा होता था कि मालेगांव शहर पे अगर कोई इल्जाम लगाया जाता था, शहर में लीडर हो या कोई भी हो, इतना जबरदस्त एहतजाज होता था, आवाज उठाई जाती थी, रास्ते पे उतर के आंदोलन किए जाते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से नहीं, बरसों से ऐसा देखा जा रहा है कि कोई भी राणे हो, किरीट सोमैया हो, ये आ रहे, इल्जाम लगा रहे, चले जा रहे, लेकिन मालेगांव शहर से एकदम खामोशी है, कोई भी लीडर बोलने को तैयार नहीं, सिवाय कमजोर लीडरशिप की निशानी है। लीडरशिप मालेगांव की कमजोर हो गई है, बिल्कुल कमजोर। प्रशासन से डरती, सरकार से डरती, पुलिस से डरती। एक नोटिस अगर दे दी जाए तो बंद कमरे में बैठ के बात कर लेते, उनको मालेगा। और वो इसलिए भी ऐसा होने लगा है कि जब किसी को ये लगता है कि यार बगैर कुछ करे ही मुझे वोट मिल रही है, तो करने की जरूरत क्या है? वही है ना, फिर अगर उनको मालेगावचा प्रश्न विषयी मालेगाव लँड जे आणि वोट जे संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी देखील विधानसभेमध्ये हा विषय घेतला। वारंवार तो विषय घेऊन आपण म्हणतात की खूप दादांत होत आहे, ही सत्यता आपल्याला म्हणजे आपण काय प्रयत्न? उनको गलत बताया जा रहा है मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री को जो चीज़ें दी जा रही है, ये जो बताई जा रही है, यहाँ पर देखो लैंड जिहाद और ये सब मामले में मैं एक बात बोलता हूँ कि ज़मीन का कारोबार करने वाले लोग ही एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, जो गलत पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं, गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। हर कारोबार में अपने खुद के भी कुछ लोगों के आपस के मामले बिगड़ते हैं, तो उसको वो लोग चाहते हैं कि कोई नुकसान हो जाए, और इसके लिए ऐसे डॉक्यूमेंट या इस तरह की बात बताई जा रही है कि जिससे अब बीजेपी जो है हर बात को जिहाद से जोड़ देती। कुछ लोगों के आपस के कारोबारी मसले हैं उसकी, और ये कोई मालेगांव शहर में ही ऐसा नहीं है, हर शहर में ये सब मामले रहते। मगर मालेगांव की जब बात आती है तो उसको मजहब से जोड़ दिया जाता, उसको दूसरी चीज़ों से जोड़ दिया जाता। तो जो मुख्यमंत्री साहब को बताया जा रहा है वो गलत बताया जा रहा है। आप बात बोलेंगे? हम अबू आसिम आज़मी साहब से बात करेंगे, क्योंकि हम तो डायरेक्ट मिल नहीं सकते। अबू आसिम आज़मी साहब, अगर हमारी बात उनसे होने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हुई है, उनसे हम बोलेंगे कि मुख्यमंत्री साहब से भी टाइम ले और उनके सामने भी सारे डॉक्यूमेंट रखे जाएं। मैं बोला कि पूर्ण ताकदीने विरोध करण्यासाठी तुम्ही सर्वपक्षीय यांना काही आवाहन करणार? हाँ, माजी में ऐसा हुआ था, असलाह मिला, बम ब्लास्ट हुआ, तो जहाँ से सबको जोड़ लेते थे। आप अभी अकेले ये चल रहे हैं, आपके पास ताकत कम है, तो सबको जोड़ने का काम क्यों नहीं करते आप? हम लोग इलेक्शन के बाद से ये महसूस कर रहे थे कि जिनकी जिम्मेदारी है, आवामी नुमाइंदा जो होता है वो आवाम को जवाब दे। हम लोग जो यहाँ महसूस कर रहे हैं कि जब आवाम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, शहर पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो आवामी नुमाइंदा खामोश रहते हैं और वो सरकार और प्रशासन को और शासन को जवाब दे। ये जमहूरियत नहीं है। इसलिए हम लोग ये देखते रहे कि है वो बोलते हैं कि नहीं बोलते। अब उन्होंने नहीं बोला तो मजबूरन हम जो है, हम सियासी लोग हैं, हम अवामी नुमाइंदा, हमको चुन कर नहीं दिया गया, लेकिन जो एक तारीख रही है हमारी साथी न्याय अहमद साहब की, तो इसलिए हम अपने आप को जवाब देते कि शहर पे जब आफत आई तो हम खामोश रहे, ये हम जवाब देते अपने आप को। इसलिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो जो लोगों की जिम्मेदारी है उनके खामोश रहने के बाद हम आज अपने दिल जो हमारा कचोच रहा था, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उनका भी काम है कि वो भी खुलकर जिसकी जो हद है, हमारी हद ये है कि हम आज प्रेस वालों के सामने मालेगांव शहर को साफ जो सही छवि थी वो बताया। हमारी हद ये है कि हम बहुत हुआ हमारे लीडर से मिलके नेशनल मीडिया के सामने बोलेंगे, लेकिन
एक अवामी नुमाइंदा जो लोगों की ओर से चुन के आया है वो असेंबली के ऐवान में बोल सकते हैं, तो वो अपनी हद के मुताबिक, उनकी पहुंच के मुताबिक उनको भी काम करना चाहिए। पिछले चंद महीनों से मालेगांव शहर में मसाइल का अंबार है, अलग अलग मसले हैं, ये तो है, और भी दूसरे मसाइल हैं, लेकिन जैसे इलेक्शन के बाद से जो खामोशी सबकी नजर आ रही है, जिनको 1 लाख वोट मिले वो भी और जिनको कम वोट मिले वो भी, सारे लोग खामोश थे। तो क्या मालेगांव शहर के आवाम को हवा पे छोड़ दिए सारे लीडरों ने? मैंने कहा ना कि हम अपने आप को जवाब देते, इसलिए शहर का जो छवि निहाल अहमद मालेगांव ये था, इसी जब शहर पे आफत आई तो ये हमारी जिम्मेदारी थी, हम अपने आप को जवाब देने के लिए शहर की छवि सुधारने की जो सही बात थी, सही छवि थी, वो रखने के लिए आए। जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो खामोश हैं, उसकी वजह ये है कि वो ये समझ चुके हैं कि हम अगर कुछ नहीं करते हैं तो भी वोट हमको मिलती है। ये कहीं ना कहीं शहर के लोगों की जो वोट दे रहे हैं वो सियासी सूझबूझ कम हो गई है, जिसकी वजह से लोग जो है, हमारी लीडरशिप इतनी कमजोर हो गई कि कोई भी आदमी उठ के आता है और मालेगांव शहर में झूठा इल्जाम शहरियान पर लगाता है। ये हिम्मत जो हो रही है गलत फहमी पैदा करने के लिए, सिर्फ मालेगांव के लिए नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान में मालेगांव की छवि खराब कर रहे हैं। उनको जवाब देना चाहिए था जिनकी जिम्मेदारी थी। एक तो वो जवाब नहीं दे रहे, उसके बाद वो इतने कमजोर है कि उठे छुटे कोई भी मालेगांव में आता है और इल्जाम लगाकर चला जाता है। क्या ये उम्मीद की जाए कि निहाली पुराने अंदाज में आ जाएंगे वापस? देखो, जो सियासी शऊर है वो तो तादाद कम या ज्यादा होने से खत्म नहीं हो सकता। मैंने कहा ना कि हम लोग अपने आप को जवाब दें, इसलिए हमारा जो रोल है सियासी तौर पे, जो मालेगांव शहर की तारीख है, मालेगांव शहर पूरे इलेक्शन में हमने यही बोला कि मालेगांव शहर कभी फिरका परस्ती को बर्दाश्त नहीं करता। यहाँ कभी कोई फिरका परस्त पार्टी पनपने नहीं दी साथी निहाल अहमद साहब। लेकिन जिस तरह का इलेक्शन में नारेबाजी हो रही थी, हमारी पूरी पहले दिन से लेकर आखिरी दिन की कैंपेनिंग तक हमने यही बोला कि इसका बहुत खराब मैसेज मालेगांव के ताल्लुक से पूरे हिंदुस्तान में जाने वाला है। लेकिन लोगों ने इस बात को नज़रअंदाज किया और ऐसा वोट दिया कि हम फिरका परस्तों की नज़र में आ गए। तो ये जो है, इसको खत्म करने के लिए लोगों में सूझबूझ होना चाहिए और हमारी जो जिम्मेदारी है हम वो पूरी कर रहे हैं, क्योंकि मालेगांव का एक सुनहरी इतिहास रहा सेकुलरिज्म। माजी आमदार आसिफ शेख ने धर्म के नाम पे वोटिंग मांगी गई, इसलिए मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। आपका भी अभी ऐसा हुआ कि व्यासपीठ पर धर्म के नाम के ऊपर ये किया गया, तो आप कुछ आगे, जैसे आप भी इलेक्शन में खड़े थे, आपको भी पराभव देखना पड़ा, तो आप आगे क्या करें? इलेक्शन पिटीशन कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी का जब दाखिल होता है तो जितने हारे हुए उम्मीदवार हैं सबको पार्टी बनाया जाता है। एक बात तो हमने खुद पॉम्पलेट देखा मालेगांव शहर में कि एक औरत क़यादत नहीं कर सकती, इस तरह का मजहब का नाम लेके वो बांटा गया। अब आसिफ शेख ने क्या पिटीशन दाखिल किया है, दिखती बात है कि टेक्निकली हमको भी पार्टी बनाना पड़ेगा। जब उनका पिटीशन आएगा तो हम भी कोर्ट में, हम भी उसमें अपने आप शामिल हो जाएंगे। तो उस वक्त वो क्या इशूज़ पर, कौन से ग्राउंड पर पिटीशन फाइल किए हैं, वो सारी चीज़ें जब हमको मिलेंगी तो हम उस पर बैठ के हमारे वकील से बातचीत करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। मगर हम ये बात मानते हैं, हम सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि बीजेपी वाले मजहब का इस्तेमाल करते हैं, हम ये भी मानते हैं कि मालेगांव शहर में भी मुसलसल मजहब का इस्तेमाल करके इलेक्शन लड़ा जा रहा है। मुसलमानों को भी मजहब के नाम पर का इस्तेमाल किया जाता है। हम कभी भी एक साइड में नहीं बोलेंगे कि बीजेपी वाले हिंदुत्व का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके कंपेयर में दूसरे कुछ लोग भी मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो मालेगांव शहर में हुआ, इसलिए मालेगांव शहर की छवि खराब हो रही है। मुस्तकिल में जब निहाल साहब लीडरी करते थे तो शहर में अक्सर उनकी पहचान ये रही है कि वो एक आवाज़ देते थे और पूरा शहर उनके साथ आंदोलन करने खड़ा हो जाता था। क्या अभी शहर की आवाम में वो आंदोलनकारी जो थी वो खत्म हो गई है क्या? शहर में खत्म नहीं होता। लीडर जो है, जिनको लीडर बनाया गया, आवाम जो है, देखो हर आवाम को अपने काम काज रहते हैं, सब कुछ रहता है। लीडर जब पहले आएंगे, अभी कल मैं देखा कि शोभा ताई बच्चाओ ये बोली कि मैं मालेगांव शहर के पीछे रहूंगी। लीडर पीछे नहीं रहता, लीडर को आगे रहना पड़ता, तो आवाम साथ में रहेंगी, आवाम में हिम्मत उस वक्त आएंगी। मगर अब लीडरान और हमारे यहाँ के नुमाइंदे तो बहुत पीछे रह रहे। हम अब ये चाहते हैं कि वो आगे रहे और हम उनके पीछे खड़े रहें।
ताकि वो भागना चाहे तो हम भागने ना दें। लीडरान को जगाने की बात कर रहे हैं आप, तो ऐसा क्या करेंगे कि लीडर जागे? लीडर तो ऐसा है कि सो रहे हैं कि कुंभकर्ण जैसे सो गए। नहीं, अगर लीडर नहीं जागेंगे तो आवाम जागेंगी, और जब आवाम जागती है तो फिर सबको मालूम है क्या होता। मुस्तकिल भाई, शहर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और जिहाद से जोड़ा गया, बांग्लादेशी से जोड़ा गया, तो शहर की जो दीनी तंजीम है उन्होंने भी सामने आना चाहिए। इसको लेकर आप क्या बात है? बिल्कुल सही बात है। अगर शहर की, मैं तो जमीयतुल उलमा की बात बोलूँगा कि जमीयतुल उलमा जैसी तंजीम जो डायरेक्ट सियासी काम अब करने लगी मालेगांव शहर में, जबकि उनके दस्तूर में कभी जमीयत के नाम से किसी की हिमायत करना नहीं था। अब जब डायरेक्ट वो सियासी हो गई है मालेगांव शहर तक, तो उनका भी काम है कि उनके ही सदर भी हैं जमीयत के, उनको भी सामने आना चाहिए, दूसरी तंजीमों को भी आना चाहिए। मगर मैं जो बोला कि हमेशा आप देखेंगे तो सियासी लीडर जो है उसको फ्रंट पे रहकर सबको संभालना पड़ता। जब सियासी लीडर ही फ्रंट पे नहीं आ रहा है तो तंजीमें कैसे आएंगी? अगर कोई केस दाखिल होगा, कुछ होगा, तो एक हर आदमी के बस की बात नहीं है। अगर मुझ पर 16 केस है तो मैं कहीं ना कहीं फ्रंट पे रहा इसलिए है, और वो सब सियासी केसेस हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई क्रिमिनल केस है। तो हमने हमेशा तंजीमों को जोड़ा। मैं फिर यही बोलूँगा कि हम वापस सब लोगों को जोड़ेंगे। 26 जनवरी के बाद हम सब लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। उस वक्त तक हम हमारे शहर की छवि किस तरीके से सही हो उसकी कोशिश करेंगे, और नहीं हुई तो फिर हम सबको जोड़कर तहरीक का रास्ता अपनाना पड़ेगा, तहरीक का रास्ता अपनाएंगे, जो भी कानूनी रास्ता अपनाना पड़ेगा वो रास्ता अपनाएंगे। तुम्ही मालेगाव शहरातल्या लोकप्रतिनिधींवर आरोप करताना दादा भुसेंचं नाव घेतलं अप्रत्यक्षपणे. तुम्हाला काय अपेक्षा आहे की भुसे साहेबांनी काय केलं पाहिजे होतं? ते महायुतीत आहेत म्हणून. नहीं, देखो, भूसे साहब 2004 से यहाँ के एमएलए हैं, 10 साल से मंत्री हैं। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि यही मालेगांव शहर में जहाँ का 10 साल से कोई मंत्री हो, वहाँ पर 1500 लोग आकर बच जाएं। ऐसा मुमकिन नहीं है, और वो भी शिवसेना पार्टी के हैं जो सरकार में है। तो दिखती बात है कि जब मालेगांव शहर का नाम खराब हो रहा है तो वो भी तो मालेगांव शहर से ही जुड़े हुए हैं, वो कोई मालेगांव के बाहर के नहीं है। तो अब उनको सब पता है। ऐसा नहीं हो सकता कि उनको छुपा कर कोई एजेंट आ जाएगा झारखंड से, आसाम से। तो उनका भी काम, हम मानते हैं कि उनका काम है कि ये जो सब चीजें हो रही है इसको कहीं ना कहीं रोका जाए। हमारे यहाँ जो मालेगांव सेंट्रल के हैं उनका भी काम है। मगर मैं जो बोला कि मैं अभी एक यूट्यूब चैनल सुन रहा था, वो बोले मालेगांव शहर एकदम खराब हो गया, खड्डा खोद दिया गया, यहाँ साफ सफाई नहीं होती। ये एक जिम्मेदार आदमी ऐसी बात बोलेगा? ये तो आप चैनल वाले भी जाकर पूरे शहर, मैं तो बोलता हूँ आज अपोजिशन अगर कोई कर रहा है मालेगांव शहर में तो मीडिया वाले कर रहे हैं। कम से कम वो जा रहे हैं, बता रहे हैं। वही काम तो उनको भी एक यूट्यूब चैनल दे दो आज के मौजूदा आमदार को कि ये खराब हो गया, वो खराब हो गया। वो तो आप लोग बता रहे, जो आप लोग कर रहे वही वो भी कर रहे। तो ये एक एमएलए का काम नहीं है कि जो आकर ये बोले कि ये चीज नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, कोणार्क कंपनी सही काम नहीं करती, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सही नहीं हो रहा है। मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि मालेगांव शहर में अंडरग्राउंड गटर की स्कीम फेल हो चुकी है। 500 कोटी की स्कीम, उसकी एक वजह है कोई प्लान नहीं है। अगर मैं मेरी गली में बोल दिया कि यहाँ पे नहीं खोदना है तो वहाँ नहीं खोदते, कोई दूसरी जगह बोल देता, तो उनके पास कोई ब्लूप्रिंट है कि नहीं है काम करने का। और उस पर मौजूदा एमएलए ये बोलते कि पूरा शहर खड्डा हो गया। तो आप क्या कर रहे हैं? आपके वक्त स्कीम आई, आप पिछले भी 5 साल एमएलए थे। जब मैंने 1 महीने का बोर्ड लगाया तो बोले 1 महीने में क्या होगा। सही बात यह है कि वो 1 महीना के 5 साल 1 महीना था। आप 5 साल क्या किए वो भी सवाल है। बोलने का मतलब यह है कि जिम्मेदारी हमारे यहाँ के नुमाइंदे की है। हम सिर्फ दादा भुसे साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका शहर है, आप अगर इस शहर की छवि खराब हो रही है तो आप इसमें बोलिए और जो हकीकत है वो सामने लाइए। मालेगांव शहर में कभी ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। एक का यानी दूसरे, अभी मैं मुंबई पढ़ा, खबर थी कि 13 बांग्लादेशी पकड़े गए। मालेगांव शहर में ऐसा कभी नहीं होता। एक आध मिसाल ऐसी हो सकती है कि कभी आई हो, बाकी ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मालेगांव शहर में अगर कोई बस्ती में 2 लोग भी आकर रहते हैं
तो पूरा मोहल्ला उसकी इंक्वायरी करता है कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट को भी खबर देते, सियासी समाजी लोगों को भी खबर देते। यहाँ ऐसा होता ही नहीं कि कोई आएगा और उसकी खबर ना ली जाती हो। बहुत ही सोशल गांव है हमारा। सकीम भाई, ऐसा नहीं लगता कि अंडरग्राउंड गटर पर बोलने के लिए बहुत देर कर दी आप? नहीं, पूरा मैं 70% मतलब शहर खंडर हो गया। मैं तो अभी भी नहीं बोल रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरे रूप पे चले मैं तो अभी भी नहीं बोल रहा। उसके लिए बात में मान तय करना बहुत तेज है।